हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2015 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को बहुत बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजीसी नेट परीक्षा जून 2015 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, हमारा आज का प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है और हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा। और प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। तो गाइज, जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, हमको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर आने लगे हैं। तो गाइज देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था और ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो गाइज, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्टुआर्ट द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है और इसके लेखक हैं गार्सा द तासी और यह दो भागों में विभक्त है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो गाइज, इस ग्रंथ में 738 कवियों का विवरण मिलता है और वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर आधारित है। इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। तो गाइज, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और प्रश्न संख्या 2 है, पंडित सर सतबखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जानई, इस काव्य भक्ति के रचनाकार कौन है। और ऑप्शन है सरहपा, कर्णहपा, सबरीपा या फिर नागार्जुन। तो गाइज, ये पंक्तियाँ सरहपा की हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सरहपा। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में कहा गया है। और ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मतीराम या फिर भिखारी दास। तो गाइज, ये पंक्तियाँ विद्यापति के संबंध में कही गई थी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन शुक्ल का विद्यापति के संबंध में है। तो गाइज, चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। और ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरवेल या फिर वसंत विलास। तो गाइज, वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया है, यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। और ऑप्शन है कीर्ति पताका, आलखंड, विसल देव रासो या फिर रणमल छंद। तो गाइज, विसल देव रासो की जो नायिका है वो है राजमती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजमती विसल देव रासो की नायिका है। और इसकी रचना नरपति लाल ने 1155 ईस्वी में किया था और यह एक गेय काव्य है और इसमें 4 खंड हैं तथा लगभग 2000 चरण हैं। यह एक वर्णनात्मक काव्य है और यह श्रृंगार रस प्रधान है और इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। तो गाइस, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 है हमारा, शाश्वती डायरी के लेखक हैं। और ऑप्शन है दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय या फिर अज्ञेय। तो गाइस, शाश्वती डायरी के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय। शाश्वती डायरी के लेखक अज्ञेय हैं। और वहीं अगर आ जाए प्रवासी की डायरी तो हरिवंश राय बच्चन का है। और जो दिनकर जी का डायरी का नाम है वो है दिनकर की डायरी और रघुवीर सहाय का डायरी का नाम है दिल्ली मेरा परदेश। तो गाइस, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है। और ऑप्शन है गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। तो गाइज, प्रेम तत्व निरूपण यह रचना मीराबाई का नहीं है। और जो गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा
ये जो है मीराबाई का रचना है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और प्रश्न संख्या 8 है, रीति काल के किस कवि ने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? और ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर। तो गाइस पद्माकर ने इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, उनका एक पंक्ति है, फागु की भीड़ अभिरीन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। गाइस ये पंक्तियाँ याद रखिएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। और प्रश्न संख्या 9 है गाइस, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? और ऑप्शन है कवि कुलपत्रु, भाव विलास, भवानी विलास या फिर अष्टयाम। तो कवि कल्पतरु, यह चिंतामणि जी की रचनाएं हैं। और भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम यह देव की रचनाएं हैं। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और प्रश्न संख्या 10 है गाइस, सूर समाना चंद में चंदू किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? और ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई या फिर जायसी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास की ये पंक्तियां हैं कि सूर समाना चंद में दहो किया घर एक। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और प्रश्न संख्या 11 है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? और ऑप्शन है रोला, दोहा, सोरठा या फिर चौपाई। तो गाइस ये जो रास पंचाध्यायी है यह रोला छंद में लिखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है और इसमें अलौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? और ऑप्शन है वल्लभाचार्य, हित हरिवंश और गोविंद स्वामी और चित्त स्वामी। तो गाइज अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हित हरिवंश। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 13 है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? और ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो गाइज ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 14 है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। और ऑप्शन है अमीर खुसरो, नजीर, अकबराबादी, उस्मान या फिर कबीर दास। तो गाइज ये पंक्तियाँ के रचयिता हैं कबीर दास। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, इन पंक्तियों के रचयिता कबीरदास हैं। इसी के साथ प्रश्न संख्या 15 है, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ का बहुत जो हिंदू भाखे हूँ, ये पंक्तियाँ किस बोली में हैं? और ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर बूंदेली। तो गाइज ये पंक्तियाँ जो हैं ये पंक्तियों की जो बोली है वो है अवधी इन पंक्तियों की बोली है। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 16 की तरफ। और प्रश्न संख्या 16 है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये पंक्तियाँ अज्ञेय की हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, यह अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 17
की तरफ और प्रश्न संख्या 17 है, युग धारा के रचयिता हैं और ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो गाइज युग धारा के जो लेखक हैं वो है नागार्जुन। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 18 बहुत ही शानदार है, जो कि है शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? और ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह या फिर रघुवीर सहाय। तो गाइज ये पंक्तियाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के हैं। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। और इसके अलावा भी मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं गाइस। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। और शमशेर बहादुर सिंह जी की भी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खुलेगी बात ही। ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियाँ हैं। और रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ हैं, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ और प्रश्न संख्या 19 है गाइस, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? और ऑप्शन है प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम या फिर लहर। तो गाइज ये पंक्तियाँ जो संकलित हैं वो हैं लहर में। ये पंक्तियाँ लहर से ली गई हैं। प्रश्न संख्या 20, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? और ऑप्शन है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो गाइज अंधा कुआं इसके जो नाट्य कृति है यह इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 21 है गाइज, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? और ऑप्शन है माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन या फिर 8वां सर्ग। तो गाइज जो मल्लिका पात्र है वो आषाढ़ का एक दिन का पात्र है, आषाढ़ का एक दिन। और माधवी जो पात्र है वो है माधवी नाटक का। शीलवती पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का। और 8वां सर्ग का जो पात्र है वो है प्रियंगु। तो गाइस प्रश्न संख्या 22 है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? और ऑप्शन है समांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जाह्नवी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी जाह्नवी। कहानी राजी सेठी की नहीं है बल्कि जाह्नवी जो कहानी है वो जैनेन्द्र की कहानी है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ और प्रश्न संख्या 23 है गाइस, आधा गांव उपन्यास में विचित्र गांव है। और ऑप्शन है गंगौली, शिवपालगंज, मेरीगंज या फिर बेल्लारी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगौली। आधा गांव उपन्यास का विचित्र गांव है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 24 है गाइस, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और ऑप्शन है ग्लोबल गांव का देवता, और बी ऑप्शन है गुना बेगुना, सी ऑप्शन है मुन्नी मोबाइल और जो डी ऑप्शन है वो है जिंदा मुहावरे। तो गाइज जो गुनाह बेगुनाह है यह पुलिस महिला कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ और प्रश्न संख्या 25 है, छप्पर के लेखक हैं। और ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान और जयप्रकाश करदम। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जयप्रकाश करदम छप्पर के लेखक हैं। और प्रश्न संख्या 42 के प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो गाइस प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? और ऑप्शन ए है हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, और बी ऑप्शन है काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है।
सी ऑप्शन है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। और डी ऑप्शन है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। यह रामचंद्र शुक्ल की उक्तियां नहीं हैं बल्कि रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्तियां हैं वो हैं हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। और प्रश्न संख्या 27 है इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है। और ऑप्शन है राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी और ऑप्शन डी है स्ट्राइक। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्ट्राइक, एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है। और राजपूत की हार जो है ये सुदर्शन जी का एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क का है। और सबसे बड़ा आदमी इसके एकांकीकार है भगवती चरण वर्मा। तो गाइज प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 27 है इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है। सॉरी फिर से वही मैं बोल दी। प्रश्न संख्या जो 28 है, प्रश्न संख्या 28 है हमारा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। और ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। और प्रश्न संख्या 29 है इनमें से कौन सी सुसंवेदना की कहानी नहीं है। और ऑप्शन है नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियाँ। तो गाइज दो सखियाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें शिशु संवेदना की यह कहानी नहीं है। और नादान दोस्त, चोरी, कजाकी यह शिशु संवेदना की कहानी है। और दो सखियाँ शिशु संवेदना की कहानी से आधारित नहीं है बल्कि दो सखियाँ और अन्य कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं। दो सखियाँ कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। और गाइस प्रश्न संख्या 30 है हमारा विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। और ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण या फिर कामता प्रसाद गुरु। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना जो रचनाकार हैं वो हैं गोविंद नारायण। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। और प्रश्न संख्या 31 है काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यह कथन किसका है। और ऑप्शन है कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु या फिर क्रोचे। तो गाइज ये पंक्तियाँ प्लेटो का है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटो। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यह कथन प्लेटो का है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। और प्रश्न संख्या 32 है जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। और ऑप्शन है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जुआन रूफो, फ्रेंच रो, जॉर्ज साइको। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी फ्रेंच रो जादू यथार्थवाद शब्द का पहले प्रयोग किए थे। और प्रश्न संख्या 33 है इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। और ऑप्शन ए है जोसेफ एडिसन, लुकास, राल्फ फॉक्स, कॉडवेल। तो गाइज जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, लुकास, कॉडवेल, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमार्ट, एडांडो इत्यादि मार्क्सवादी विचारक हैं। जोसेफ एडिसन यह अंग्रेजी भाषा के निबंधकार हैं, नाटककार हैं, कवि और राजनीतिज्ञ भी हैं। इन्होंने अपने मित्र रिचर्ड स्टील के साथ द स्पेक्टेटर पत्रिका की शुरुआत की थी। और प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है
इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और ऑप्शन है प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। और बी ऑप्शन है प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। और सी ऑप्शन है प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी परंतु अरस्तु की यथार्थपरक। और डी ऑप्शन है प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो गाइज प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। वह आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की बात करते थे। अरस्तु यथार्थवादी थे और उन्होंने त्रासदी को विशेष महत्व दिया था। प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 35 है गाइज, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? और ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो गाइज यह जो धारणा है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह धारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और गाइज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की धारणा थी काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। और नगेंद्र जी का जो धारणा था वो था एक रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है। और रामविलास शर्मा का धारणा था भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? और ऑप्शन है मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा या फिर वास्कस सज्जा। तो गाइज प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर हुआ वासक सज्जा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। विनय, सरलता आदि गुणों से युक्त गृह कार्यों में तत्पर पतिव्रता स्त्री को स्वकीय नायिका कहते हैं जो कि प्रतिव्रता होती है। इसके मुख्य 3 भेद किए गए हैं जो कि मुग्धा है, मध्या है और प्रगल्भा है। प्रगल्भा का अर्थ है प्रौढ़ा जिसको हम और फिर वासक सज्जा स्वकीय नायिका भेद का नहीं है। यद्यपि भरत मुनि ने नायिका के जिन 8 भेदों का उल्लेख किया है उनमें एक वासक सज्जा है, न कि वासक सज्जा। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। और प्रश्न संख्या 37 है, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। और ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, वामन या फिर विश्वनाथ। तो गाइस ध्वनि सिद्धांत के आचार्य आनंदवर्धन है और रीति संप्रदाय के जो आचार्य माने जाते हैं वो है वामन। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। और प्रश्न संख्या 38 है, संवेदनशीलता का असाहचर्य डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यह अवधारणा किसकी है? और ऑप्शन है आई ए रिचर्ड्स, जॉर्ज लुकास, टी.एस. इलियट या F.R. लीविस। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यह अवधारणा T.S. इलियट का है। और प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 39 है गाइस, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? और ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की इस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो प्रश्न संख्या 40 से गाइस, भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? और ऑप्शन है 5, 10, 25 या फिर 20। तो गाइस भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। और प्रश्न संख्या 41 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? और ऑप्शन है ए है
गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। और बी ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास या फिर दादू दयाल। और सी ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल या फिर मलुकदास। और डी ऑप्शन है कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक या फिर मलुकदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कबीरदास। इनका जन्म काल है 1398 ईस्वी। गुरु नानक इनका जन्म काल है 1469 ईस्वी। और दादू दयाल का जन्म काल है 1544 ईस्वी। एक बार फिर से देख लीजिएगा। कबीर का 1398 ईस्वी, गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल का जन्म काल है 1544 ईस्वी और मलुकदास का जन्म समय है 1574 ईस्वी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। और प्रश्न संख्या 42 है रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। और बी ऑप्शन है रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। और सी ऑप्शन है रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला, कवि कल्पतरु। और डी ऑप्शन है अलंकार माला, रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी, कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी, ललित ललाम का प्रकाशन वर्ष 1661 ईस्वी और अलंकार माला का प्रकाशन वर्ष 1711 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। और प्रश्न संख्या 43 है टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन ए है द सीक्रेट वुड, एलिजाबेथेन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। और बी ऑप्शन है एलिजाबेथेन एसेज, द सीक्रेट वुड, सेलेक्टेड एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। और सी ऑप्शन है सेलेक्टेड एसेज, द सीक्रेट वुड, एलिजाबेथेन एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। और डी ऑप्शन है एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न, सेलेक्टेड एसेज, द सीक्रेट वुड, एलिजाबेथेन एसेज। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। और प्रश्न संख्या 44 है नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है भाव प्रकाशन, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। और बी ऑप्शन है नाट्य दर्पण, 10 रूपक, भाव प्रकाशन, अभिनव भारती। सी ऑप्शन है 10 रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। और डी ऑप्शन है अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अभिनव भारती का समय है 10वीं सदी का उत्तरार्ध, 10 रूपक 11वीं सदी का पूर्वार्ध, नाट्य दर्पण 12वीं सदी और भाव प्रकाशन का जो समय है वो है 13वीं सदी। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और प्रश्न संख्या 45 है निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। और ऑप्शन ए है कवि कह गया है, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, प्रेमचंद्र और उनका युग। और बी ऑप्शन है मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, जनांतिक, प्रेमचंद्र और उनका युग, कवि कह गया है। और सी ऑप्शन है प्रेमचंद्र और उनका युग, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया। और डी ऑप्शन है जनांतिक, प्रेमचंद्र और उनका युग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद्र और उनका युग का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है, जनांतिक का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना का प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी है, कवि कह गया है इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। इसी के साथ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए प्रश्न संख्या 46 की तरफ। और प्रश्न संख्या 46 है गाइज हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है। और ऑप्शन ए है श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिकानंद, रस कलश। बी ऑप्शन है रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंदन, रस कलश। और सी ऑप्शन है रसराज, रसिकानंदन, रस कलश, श्रृंगार निर्णय। और डी ऑप्शन है रसिकानंदन, रसराज, श्रृंगार निर्णय और रस कलश। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
रसराज का प्रकाशन वर्ष 1633 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय का 1807 ईस्वी और रसिकानंद का प्रकाशन वर्ष है 1822 ईस्वी। रस कलश का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और रस कलश गाइस इसके रचनाकार हरिऔध हैं। प्रश्न संख्या 47 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए पुष्पलता छाया चित्रशाला भाग 1 चिंगारियाँ, बी ऑप्शन है चित्रशाला भाग 1 पुष्पलता छाया चिंगारियाँ और सी ऑप्शन है चिंगारियाँ छाया पुष्पलता चित्रशाला भाग 1 और डी ऑप्शन है छाया पुष्पलता चित्रशाला भाग 1 और चिंगारियाँ। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छाया का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी और चित्रशाला भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। चिंगारियाँ का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी और चिंगारियाँ के जो कहानीकार हैं वो हैं बेचन शर्मा उग्र और छाया के जयशंकर प्रसाद और पुष्पलता के जो कहानीकार हैं वो हैं सुदर्शन। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 48 की तरफ और प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है कबीरा खड़ा बाजार में कर्फ्यू डॉक्टर कोर्ट मार्शल और बी ऑप्शन है डॉक्टर कर्फ्यू कबीरा खड़ा बाजार में कोर्ट मार्शल, सी ऑप्शन है डॉक्टर कबीरा खड़ा बाजार में कोर्ट मार्शल कर्फ्यू और डी ऑप्शन है कर्फ्यू डॉक्टर कोर्ट मार्शल कबीरा खड़ा बाजार में। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, और डॉक्टर का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी, कर्फ्यू का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी और कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष है 1991 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ और प्रश्न संख्या 49 है हमारा, निर्मला वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए आदमी अंत और आरंभ और बी ऑप्शन है कला का जोखिम शब्द और स्मृति ढलान से उतरते हुए आदमी अंत और आरंभ और सी ऑप्शन है ढलान से उतरते हुए कला का जोखिम शब्द और स्मृति आदि अंत और आरंभ और डी ऑप्शन है आदि अंत और आरंभ ढलान से उतरते हुए कला का जोखिम शब्द और स्मृति। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शब्द और स्मृति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी, कला का जोखिम का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी, उसके बाद ढलान से उतरते हुए का प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी और आदि अंत और आरंभ का प्रकाशन वर्ष है 2001 ईस्वी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है। और प्रश्न संख्या 50 है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन है लहर, आंसू, उर्वशी, झरना। बी ऑप्शन आंसू, झरना, उर्वशी, लहर। सी ऑप्शन उर्वशी, झरना, आंसू, लहर और डी ऑप्शन झरना, उर्वशी, आंसू, लहर। तो गाइज इसमें जो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है वो है 1909 ईस्वी और झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। उसके बाद आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी और लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 51 की तरफ। और प्रश्न संख्या 51 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी और बी ऑप्शन है लोकायतन, रश्मिरथी, कनुप्रिया, आत्मजयी और सी ऑप्शन है लोकायतन, कनुप्रिया, रश्मिरथी, आत्मजयी और डी ऑप्शन है कनुप्रिया, लोकायतन, रश्मिरथी, आत्मजयी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन ए, रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। उसके बाद कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और लोकायतन का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। उसके बाद आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1965 ईस्वी। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। और प्रश्न संख्या 52 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम
है। और ऑप्शन ए है प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति, अद्यतन, यत्र तत्र सर्वत्र। बी ऑप्शन है यत्र तत्र सर्वत्र, अद्यतन, प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति। सी ऑप्शन है अद्यतन, अंगद की नियति, प्रगति और परंपरा, यत्र तत्र सर्वत्र। और डी ऑप्शन है प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रगति और परंपरा का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है, अद्यतन का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है, अंगद की नीति का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है और यत्र तत्र सर्वत्र का प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 53 की तरफ। और प्रश्न संख्या 53 है निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है। और ऑप्शन ए है नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस। और बी ऑप्शन है देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता हुआ आईना, तमस। और सी ऑप्शन है तमस, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, नदी के द्वीप। और डी ऑप्शन है शहर में घूमता आईना, तमस, देशद्रोही, नदी के द्वीप। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, नदी के द्वीप का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी, शहर में घूमता आईना का प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी और तमस का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1973 ईस्वी। और तमस के उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। और प्रश्न संख्या 54 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है धरती धन्य अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। और बी ऑप्शन है मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, नरक कुंड में वास। और सी ऑप्शन है यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। और डी ऑप्शन है नरक कुंड में वास, मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, जिसमें यादों का पहाड़ का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी, धरती धन्य अपना का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी और मुट्ठी भर कांकर इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1976 ईस्वी और नरक कुंड में वास का प्रकाशन वर्ष है 1994 ईस्वी। इसी के साथ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए प्रश्न संख्या 55 की तरफ। और प्रश्न संख्या 55 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। बी ऑप्शन एकदा नैमिषारण्य, अभिज्ञान, अनामदास का पोथा। सी ऑप्शन है मृगनयनी, अनामदास का पोथा, एकदा नैमिषारण्य, अभिज्ञान। डी ऑप्शन है अभिज्ञान, अनामदास का पोथा, मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृगनयनी का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, अनामदास का पोथा का प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी और अभिज्ञान का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। और प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों को स्थापना और तर्क के रूप में दिया गया है, जिसमें विकल्प दिए रहेंगे, हमको उसके उत्तर देने होंगे। और प्रश्न संख्या जो 56 है गाइस, स्थापना दिया गया है और स्थापना में बोला गया है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और सी ऑप्शन है इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है दोनों सही, बी ए गलत, आर सही, सी ए सही, आर गलत और डी ऑप्शन है दोनों बातें गलत। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। मनुष्य के लिए कविता वास्तव में बहुत ही प्रयोजनीय है। यह संसार की सभी सभ्य असभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता मनुष्य जाति में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए ये दोनों ही बातें सही कही गई हैं। प्रश्न संख्या 57 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 57 है गाइस, स्थापना दिया गया है वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। और तर्क दिया गया है क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। और ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, ऑप्शन ए है दोनों सही, बी ऑप्शन है ए गलत, आर सही, सी ऑप्शन है ए गलत और आर भी गलत और डी ऑप्शन है ए सही, आर गलत। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन सी, यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं से अलग और दूर तक सोचने का अवसर देती है। यह सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख न करके उस पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करती है। विचारबद्धता से मौलिक वैचारिकता का हनन होता है, जिससे कुछ नया होने या करने की संभावना समाप्त हो जाती है। विचारबद्धता अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार नहीं देती है। अतः ए और आर दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 58 की तरफ चलते हैं। और गाइस, प्रश्न संख्या 58 है, स्थापना दिया गया है, कवियों ने लोक रक्षा के विधान की करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। और बी ऑप्शन जो तर्क दिया गया है, क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता है। और ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, दोनों सही, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, और डी ऑप्शन है दोनों गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज ऑप्शन बी, ए सही और आर गलत। लोक रक्षा या जनमानस या संचार की रक्षा के लिए मानव में संवेदनात्मक विकास आवश्यक है। इनमें भी सबसे प्रमुख भाव करुणा ही है। करुणा के द्वारा रक्षा का विधान करना संभव है। कविता में अभिव्यक्त अन्य भावों द्वारा भी लोक रक्षा का विधान पाया जाता है। मात्र करुणा में ही नहीं, यह तो प्रमुख भाव है, एकमात्र भाव नहीं। अतः यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 59 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 59 है गाइस, स्थापना दिया गया है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। और तर्क दिया गया है, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। और ऑप्शन है दोनों सही, ऑप्शन बी दोनों गलत, और ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक एक साथ और एक समान नहीं होते हैं, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज में अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। प्रश्न संख्या 60 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 60 है, स्थापना दिया गया है, नाच सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। और तर्क दिया गया है, क्योंकि नाच सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। और ऑप्शन ए है ए गलत आर सही, बी ऑप्शन है ए सही आर गलत, सी ऑप्शन है दोनों सही, और डी ऑप्शन है दोनों बातें गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य कविता को पूर्ण रूप प्रदान करने में आवश्यक होता है, बिना इसके कविता पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए ए गलत है लेकिन आर सही है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। और प्रश्न संख्या 61 है, स्थापना मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। और तर्क है, क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। और ऑप्शन है कि दोनों गलत, और बी ऑप्शन ए सही आर गलत, सी ऑप्शन ए गलत आर सही, और डी ऑप्शन दोनों बातें सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 62 की तरफ। और प्रश्न संख्या 62 है, स्थापना साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। और तर्क है, क्योंकि मानव सुलभ समानानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, बी ऑप्शन दोनों सही, सी ऑप्शन दोनों गलत, और डी ऑप्शन ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो गाइज विशिष्ट को सामान्य करना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण का प्रमुख बिंदु मानव को सुलभ समान अनुभूति कराना है। यह समान अनुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को भारतीय दर्शन का भी सहयोग प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर दोनों कथन जो दिया गया है वो दोनों की दोनों ही सही हैं। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। और प्रश्न संख्या 63 है, स्थापना दिया गया है, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। और तर्क दिया गया है, कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ। और ऑप्शन है
ए सही आर गलत, और बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, सी ऑप्शन है दोनों सही, और डी ऑप्शन है दोनों बातें गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए स्थापना सही दिया गया है, लेकिन जो तर्क है वो गलत है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आदि से अंत तक समन्वय हुआ है। इस समन्वय में उन पर मात्र पश्चिमी नाट्य चिंतन का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है। ये सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 64 की तरफ चलते हैं, और प्रश्न संख्या 64 है, स्थापना है आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए, और तर्क दिया गया है क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहारिक उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है कि दोनों सही, बी ऑप्शन ए सही आर गलत, सी ऑप्शन ए गलत आर सही, और डी ऑप्शन दोनों बातें सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। आदर्श नागरिक को आत्म विकास अर्थात अपना विकास करते हुए सारी धरती या विश्व का कहें या संसार का कहें, इसके सुखों में ही अपना सुख मानना चाहिए। वह मानता भी है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व और कर्तव्य होता है कि वह अपने व्यवहार अच्छाई बुराई के मूल में समाज कल्याण की भावना को चिन्हित करें। इसीलिए यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ, और प्रश्न संख्या 65 है, गोदान स्थापना में दिया गया है गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। ये बात सही है, और तर्क है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो गाइज ये ऑप्शन गलत है। स्थापना सही है, लेकिन जो तर्क दिया गया है वो यहाँ पर गलत है। गोदान प्रेमचंद्र जी का रचित उपन्यास है। इसमें किसान ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है तथा इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं, बल्कि किसान ग्रामीण जीवन एवं जमींदारी प्रथा का चित्रण किया गया है। इसीलिए यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है सर्वंगी, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर, और सूची 2 के ऑप्शन है मलुकदास, धरणीदास, रज्जब, दादू दयाल, बुला साहब। तो गाइस सर्वंगी के लेखक हैं रज्जब। उसके बाद जो ज्ञानबोध ग्रंथ है इसके लेखक हैं मलुकदास, और प्रेम सागर के प्रेम प्रकाश के लेखक हैं धरणीदास, और जो शब्द सागर है इसके लेखक हैं बुला साहब। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी को। इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है। प्रश्न संख्या 67 की तरफ चलते हैं। और गाइज प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना उनके साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है भूषण, घनानंद, सुरती मिश्र, मतीराम, और सूची 2 के ऑप्शन है रस रत्नाकर, रसराज, इश्कलता, रस सारांश, अलंकार प्रकाश। तो गाइज भूषण का रचना का नाम है रस सारांश, और घनानंद के रचना का नाम है इश्कलता। इश्क की लता घनी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है सुरती मिश्र की रचना का नाम है रस रत्नाकर, और मतीराम के रचना का नाम है रसराज। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। और प्रश्न संख्या 68 है गाइज, रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है सुरसुरा निर्णय, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, चुई द्विलास, और सूची 2 के ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, दीपचंद जैन, हरिजी, दौलत राम जैन, मुंशी सदा सुखलाल। तो गाइज सुरसुरा निर्णय इसके लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। सुरसुरा निर्णय के लेखक हैं।
और फिर आता है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ और भाषा पद्म पुराण के लेखक हैं दौलत राम जैन। उसी के साथ चुईद्विलास के लेखक हैं दीपचंद जैन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 69 की तरफ। और प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, नींद के बादल, जीवन के गान। और सूची 2 के ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव मंगल सिंह सुमन और केदारनाथ अग्रवाल। तो गाइज निशा निमंत्रण इसके रचनाकार हैं बच्चन साहब। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। और प्रभात फेरी इसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी के रचनाकार हैं। उसके बाद नींद के बादल के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल। और जीवन के गान के रचनाकार हैं जीवन के गान के रचनाकार हैं शिव मंगल सिंह सुमन। और जो माखनलाल चतुर्वेदी इनका रचना का नाम है समर्पण। इसी के साथ गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। और प्रश्न संख्या 70 है गाइस, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी, रुक्मिणी परिणय, सीता वनवास। और सूची 2 के ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सेन उपाध्याय, हरिवध। तो गाइस भारत दुर्दशा, आप लोगों को पता होगा कि भारत दुर्दशा के जो नाटककार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद जो मयंक मंजरी इसके नाटककार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, मयंक मंजरी। उसके बाद रुक्मिणी परिणय के नाटककार हैं हरिऔध, रुक्मिणी परिणय। उसके बाद सीता वनवास इसके नाटककार हैं ज्वाला प्रसाद मिश्र। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 71 की तरफ। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो गाइस प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से गुलबहार, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, कुंभ में छोटी बहू। और सूची 2 के ऑप्शन है मास्टर भगवान दीन, गिरिजा दत्त वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला। तो गाइज गुलबहार का जो रचना है गुलबहार इसके कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय के कहानीकार हैं रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद आता है पंडित और पंडितानी, इसके कहानीकार हैं गिरिजा दत्त वाजपेयी। उसके बाद गाइज कुंभ में छोटी बहू, इसके जो कहानीकार हैं वो हैं बंग महिला, कुंभ में छोटी बहू। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है साहित्य का श्रेय और प्रिय, आलोक पर्व, रेती के फूल, आस्था और सौंदर्य। और सूची 2 के ऑप्शन है दिनकर, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो गाइस साहित्य का श्रेय और प्रिय इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद आलोक पर्व के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। उसके बाद रेती के फूल, तो गाइज रेती के फूल दिनकर के हैं। उसके बाद आता है आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से लिरिकल बैलेट्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया। और सूची 2 के ऑप्शन है क्रोचे, कॉलरिज। उसके बाद एस्थेटिक
द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। और जो सूची 2 के ऑप्शन से वर्ड्सवर्थ, इलियट, रिचर्ड्स। तो गाइज लिरिकल बैलेट्स, इसके लेखक हैं वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बैलेट्स, इसके लेखक है गाइज वर्ड्सवर्थ। उसके बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके लेखक हैं कॉलरिज। उसके साथ गाइज एस्थेटिक के लेखक हैं क्रोचे, एस्थेटिक। उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, इसके लेखक हैं रिचर्ड्स, इसके लेखक हैं रिचर्ड्स। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 74 की तरफ। और प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से नया साहित्य, नए प्रश्न, रस सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और रोमांटिक साहित्य शास्त्र। सूची 2 के ऑप्शन है देवराज उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र, आनंद प्रकाश दीक्षित, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र। तो गाइस नया साहित्य, नए प्रश्न, इसके जो लेखक हैं वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य, नए प्रश्न के लेखक हैं। रस सिद्धांत के लेखक हैं नगेंद्र, रस सिद्धांत। उसके बाद मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के लेखक हैं शिव कुमार मिश्र। और उसके बाद रोमांटिक साहित्य शास्त्र के लेखक हैं गाइज देवराज उपाध्याय। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। और प्रश्न संख्या 75 है गाइज, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। और ऑप्शन सूची 1 के ऑप्शन से उज्ज्वल नीलमणि, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर। और सूची 2 के ऑप्शन है अप्पे दीक्षित, विश्वनाथ, रूप गोस्वामी, जयदेव, पंडित राज जगन्नाथ दास। तो उज्ज्वल नीलमणि के आचार्य हैं रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि। उसके बाद कुवलयानंद के आचार्य हैं अप्पे दीक्षित। उसके बाद साहित्य दर्पण, इसके जो आचार्य हैं वो हैं विश्वनाथ। और रस गंगाधर के जो आचार्य हैं वो हैं पंडित राज जगन्नाथ। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो गाइज आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करें। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।